हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सी टेट का पेपर 6 जनवरी 2022 को जो हुआ था उसका हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास का क्रम, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेस्ड फ्रॉम टू, तो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो अमूर्त अमूर्त वाला नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर कहाँ से होता है? सामान्य की विशिष्ट की ओर। तो डेवलपमेंट पूछा है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चों में होता है। और पैरों से सिरों, तो पहले सिर बढ़ता है, और हाथ और पैर से तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे यह सामान्य व्यवहार विशिष्टता की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए सबसे पहला बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो वह अपने हाथ इधर उधर मारने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समय के साथ विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वह उसी वस्तु पर हाथ डालता है जिसे वो उठाना चाहता है। इसी प्रकार बालक पहले सामान्य शब्द सीखता है, फिर विशेष अक्षरों को पहले बच्चा सभी पक्षियों को चिड़िया कहकर भी संबोधित करता है, लेकिन समय के साथ साथ वो विभिन्न पक्षियों के नाम भी सीख लेता है। तो पहले एक उसने चिड़िया देखी, तो उसने जितने भी उड़ने वाली चीज है उन सबको क्या है, चिड़िया देखी, चिड़िया बोला, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है उसमें वो डिफरेंस करने लग गया कि ये क्या है, ये हमारी चिड़िया गौरैया है, ये कौवा है। तो इसी के तरह वो नाम को पुकारना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, तो ये जो प्रोसेस डेवलपमेंट हुआ ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। आगे वह बच्चा जो उच्च आय वाले परिवार से है, उन बच्चों को अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वालों से है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन भी बहुत विविधता है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर सही हैं, और यहाँ पर क्या है, व्याख्या भी सही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सारी चीजें हैं जो कि उसमें लिखी हुई हैं कि जो जिसकी आय अधिक होगी तो वो अधिक पैसा खर्च करेगा, तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, चेंज होगा। जिसके पास पैसे कम है तो वो उसके अकॉर्डिंग खर्चा करेगा, तो उसका जीवन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसे बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, फिर बाद में चिमटी जैसे इस्तेमाल करके मटर उठाना सीखता है। ये जो है, तो ये पहले बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर छोटी छोटी चीजें क्या है उठाना शुरू कर देता है। तो ये चीजें जो है समीप दूराभिमुख इसको कहेंगे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ता है, फिर बाद में चिमटी जैसी इस्तेमाल करके मटर भी उठाना सीख लेता है। ये उदाहरण समीप समीप दूराभिमुख की प्रवृत्ति के अनुसार वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर क्रम का अनुकरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और बाद में उंगलियों का संचालन में निपुणता। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से सीखता है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन सही होगा, ए भी गलत है और बी भी क्या है, दोनों की चीजें गलत है। तो क्यों गलत हो जाएगा, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी जो है, कौशल और मूल रीतियों से केवल बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल तो ठीक है, रैखिक एक रेखा में जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत वो सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं, परंतु ये समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक
जो है वो हमारा सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। ये चरण 2 साल की उम्र के आसपास शुरू होता है, क्योंकि बच्चे बात करना शुरू करते हैं और लगभग 7 साल की उम्र तक रहता है। इस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं, परंतु ये समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक स्तर 4 चरण के हैं। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 11 से 15 के बीच में होती है। आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व 2 से 7 के लिए शिक्षकों को मूर्त संसाधनों का बहुत सी दृश्य श्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्या पर काम करने के लिए कहना चाहिए। तो बच्चा भी बहुत छोटा है, 2 से 7 साल का, तो अमूर्त वाला तो नहीं होगा, परिकल्पना वाला भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्त मतलब जो चीजें उसको दिख रही हैं, संसाधनों व बहुत सी दृश्य, बहुत सी दिखने वाली द्रव्य श्रव्य और उसका इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट टू क्यूज, संकेत एवं इशारे देना। ये क्या है? पाढ़ का सही उदाहरण। पाढ़ का सही उदाहरण संकेत या इशारा देना है तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाढ़ निर्माण का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के अनुसार ढांचा निर्माण एक तकनीकी है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय शिक्षक शिक्षार्थियों के सामयिक निष्पादन के आधार पर अपने निर्देशन और सहायता में समायोजन करता है। इसे ढांचा निर्माण कहा जाता है। ढांचा निर्माण यही अस्थायी सहायता, मतलब दूसरों से सहायता लेना, और वो भी संकेतों और इशारों से इशारे देना। ये क्या है? पाढ़ का सही उदाहरण। आगे है लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि सीखना केवल ज्ञान पर आधारित, केवल ज्ञान का, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीखना इनाम के प्रति, ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाए, ये भी गलत है। आगे ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहाँ बच्चों के स्वतंत्र रूप में कार्य करने में मदद मिलती है। तो ले वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत 2-3 आते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। आगे देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने से लेव वाइगोत्स्की के रचनात्मक अधिगम सिद्धांत के अनुरूप विद्यार्थी का विकास संभावित विकास क्षेत्र के अंतर्गत होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए KMO मोर नॉलेज ऑर्डर टू स्कैफोल्डिंग उपलब्ध करानी है। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोला वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। अब तो यहाँ पर जो है दंड वाला नहीं होगा, दंड वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसको डर नहीं है किसी चीज का, उसको जो है दंड वाला नहीं होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की भी नहीं होगा। बाकी आधिकारिक तथा सामाजिक क्रम व्यवस्थित अभिविन्यास ये भी नहीं होगा। सार्वभौमिक वो तभी इसमें क्या पूछा था? तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ क्यों ना होए। मतलब वो ऐसा काम करेगा जो समाज के खिलाफ है, लेकिन न्याय में क्या है? बहुत जरूरी है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं लॉरेंस कोला वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि मानवीय अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रोग्रेसिव
लर्निंग रूम में लर्निंग एक सरल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश ये गलत हो जाएगा, परीक्षाओं का प्रतिबंध ये भी गलत है, सोशल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है। आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है, सामग्री और अनुभव से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है, बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर वही नौ बुद्धि वाला। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, बुद्धिमत्ता परिपोषित और विकसित नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियां होती हैं, ये काफी हद तक सही है। बुद्धि उपलब्धि और बुद्धि का सफल पैमाना है, ये गलत है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं। तो उनकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य के अंतर्गत कुल 6, तो ये इस व्याख्या पे नहीं जाना है। अभी हमने देखा था, एक वीडियो अपलोड किया था और वो भी जो है इग्नू के नोट्स लिए थे, ऑथेंटिक नोट्स लिए थे मैंने, उसमें 9 प्रकार की जो है बुद्धि बताई गई है। तो उन्होंने पहले जो है 7 बुद्धियों का जिक्र किया था, फिर 8 और 9 इस तरह से उन्होंने ऐड किया था। तो एक साथ 9 को नहीं बताया है, धीरे धीरे उन्होंने बुद्धियों का जो है वो अपने उसमें ऐड किए हैं। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित करने के निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो मातृभाषा हो जाएगी डी ऑप्शन, मदर टंग में पढ़ाने का निर्देश देती है कि बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आएगी, वो जो घर में सीखता है उसी में उनको क्या सिखाना है। तो मातृभाषा यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं। तो समूह में बैठना एक संरचनावादी, सामाजिक संरचनावादी कक्ष में बैठने की विशेषता है। आगे देखते हैं, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षा को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को रखने में मदद करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कट गया है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आया ही नहीं है। तो इसका मैं यहाँ पे बता देती हूँ, किस प्रकार शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगी। तो यहाँ पर सही पहला ऑप्शन है मानकीकृत, इसमें पहला ऑप्शन होगा मानकीकृत। तो ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर ही बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा संलग्न व संदर्भित। आगे देख लेते हैं हम यहाँ से, अब कितना स्किप हो गया है, 26। तो इसके जो क्वेश्चन है हम उस वाले में हम रिपीट कर देंगे, तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने में विद्यार्थी अधिसंज्ञान जो है का विकास कर रहा है। तो यहाँ पर स्मरण पर आधारित प्रश्न उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार करता है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की है। तो ये क्या हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन यदि अधिसंज्ञान। आगे है, विशेष जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार करता है कि उस कार्य में किन संकेतों की उसकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी अधिसंज्ञान या परासंज्ञान का विकास कर रहा है। संज्ञान सूचना का मानसिक प्रसंस्करण है जो मानव
मन का कार्य है। जब हमारे पास अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण होता है उसे अधिसंज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। तो यहाँ पर कलन विधि जो है, एल्गोरिथम जो है कहा जाता है। चरण दर चरण निर्देश को हम कलन विधि कहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है। यह गणित संगणना मतलब गणितीय उसमें एल्गोरिदम भी इसको कहते हैं। आगे है, विद्यार्थी के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन जो है, अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावना और बौद्धिक क्षमता, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, और गंभीर संज्ञानात्मक कमियों और तांत्रिक संबंधी विकार। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि हमारा अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, मतलब मूल और सहज समझ इसलिए हमारे ये जो है मिसकंसेप्शन जो है वो यही बतलाती है अवधारणा के बारे में हमारी सिर्फ और सिर्फ मूल समझ है और सहज है। आगे देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत हर बार रिपीट हुआ है, तो इसको व्याख्या देख लेते हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ बतलाती हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हम अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नई जानकारी को समझने में मदद करने के लिए करते हैं। हालांकि जब हमारा पूर्व ज्ञान ही गलत है तो हम नई जानकारी की गलत व्याख्या या व्याख्या की अपेक्षा करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसे ही भ्रांतियां कहते हैं। भ्रांतियां अलग अलग घटनाएं नहीं हैं बल्कि सीखने के समय परिणाम है। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ बतलाती हैं। कुछ गलत फहमियां नए सीखने में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ये सहज ज्ञान समझ युक्त सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं, तो नए छात्रों को नई जानकारी की गलत व्याख्या या अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। जब असफलता का कारण स्वयं को माना, जब असफलता का कारण दूसरों को माने, जब असफलता का कारण स्वयं को माने, तभी तो वो गर्व महसूस होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। आखिरी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा से मतलब अंदर की प्रेरणा होनी चाहिए, बाह्य कारक नहीं। हमारे मन में रुचि या इस तरह से जो है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि संप्रत्यन को समझ बनाने के लिए जरूरी है, तो बिल्कुल सही है। मुझे शिक्षक दंड नहीं है, तो बाह्य कारक हो गया, आंतरिक प्रेरणा कहाँ रही। मुझे प्रतियोगिता भी बाह्य हो गया। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा, ये भी क्या है बाहरी है। तो सबसे आंतरिक क्या हो गया हमारा कि मुझे अंदर से उसका मन क्या कर रहा है, पढ़ाई करने को लिए रो रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि मुझे कंसेप्ट को समझना है और मुझे इस चीज़ को समझना है। तो ये जो मन में आता है यही क्या है, हमारा आंतरिक प्रेरणा है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।